नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड पटवारी वीडियो, लेखपाल और अदर पोस्ट जो यूके SSS के द्वारा जारी की गई है, उन सभी पोस्टों के लिए लक्ष्य बैच के माध्यम से फर्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं, जिस पर हमारे कोर्स की जो वैलिडिटी आप लोगों को 6 मंथ की मिलेगी और जो पूरा कोर्स है आप लोगों को 3 मंथ में कंप्लीट करवाया जाएगा। 6 मंथ वैलिडिटी इट मीन्स कि अगर इन केस आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाले समय पर किसी कारणवश डिले या फिर पोस्टपोन होता है, तो उस कंडीशन में हम आप लोगों को 6 मंथ की वैलिडिटी प्रोवाइड करवाएंगे। एडमिशन ओपन फ्रॉम 21 अप्रैल 2025। आज ही से ही हमारे बैचेस में ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द बिना किसी देरी के आप लोग भी एडमिशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना डिले आप लोग करेंगे उतना डिले आप लोगों का सिलेबस होगा, उतना ही पीछे आप अपने एग्जाम में अपने सिलेबस से पीछे हो जाएंगे। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट विद 8279706437। आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप के ऑनलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को 1100 पे करना पड़ेगा, जिस पर आप लोगों को एप्लीकेशन पर ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी। और आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 3500 पे, उसकी फ़ीस 3500 है, जिस पर आप लोगों को करणपुर में ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ इस बैच के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और यदि आप हमारे साथ और अदर जानकारी के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इस बैच से संबंधित और अन्य जानकारियां प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो देखते हैं अब कि हम आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड है, जहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना जरूरी होता है कि आखिरकार हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें छोड़ना है। तो फिलहाल छोड़ने वाले कोई टॉपिक नहीं है, सारे के सारे हमारे अध्ययन से संबंधित है। तो देखते हैं हमारा पहला कि पहले हमारे टॉपिक कौन कौन से। भौगोलिक परिचय यानी भारत का भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजातीय, प्रवास, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार और जनजातीय पर्यावरण संकट। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। सो आज बिना किसी देरी के हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और पहला चैप्टर हमारा है भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, यानी जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का क्या सामान्य भूगोल है। देखो, भारत के सामान्य भूगोल में हम उसका विश्व के स्तर पर और एशिया के स्तर पर विस्तार देखते हैं। क्या उसकी स्थिति है, क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार है, क्या भारत का देशांतर विस्तार है, क्या उसकी जलीय सीमा, क्या उसकी स्थलीय सीमा है, कौन से राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, कौन से राज्य जो है राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें जनरल ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में देखने होते हैं, जिस पर हम देखेंगे कि ये हमारा भारत है। भारत का जो मैप है वो आप लोगों के दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जब तक आप लोगों को ज्योग्राफी में भारत का जो मैप है अगर वो याद नहीं होगा तो तब तक आप लोगों को ज्योग्राफी ठीक से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ ओनली अबाउट डायग्राम्स। अगर डायग्राम्स आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को ज्योग्राफी याद करने में भी थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकती है। और डायग्राम याद करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी होगा कि आप लोगों को इंडिया और वर्ल्ड का मैप आना चाहिए, आकलन करना आना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कौन सी स्थिति, किस देश की स्थिति क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी जरूरी होती है। तो फिलहाल देखते हैं हम कि इस वीडियो में हम देखो क्या पढ़ते हैं।
सबसे पहला देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति हमें देखने को मिल रही है एशिया में। फिलहाल देखो, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे महाद्वीप है, महाद्वीप, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत जो हमारा कौन से महाद्वीप में आ रहा है? एशिया महाद्वीप में आ रहा है। अब देखो, इसके बाद हमें जानना ये जरूरी होता है कि अगर भारत एशिया महाद्वीप में आ रहा है तो भारत की एशिया में क्या स्थिति है और भारत की विश्व में क्या स्थिति है, ये भी हम देखेंगे। तो भारत की एशिया में स्थिति देखो, हमारे पास होते हैं डायरेक्शंस, दिशाएं, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट, ये हमारी दिशाएं होती है। उसी प्रकार अगर हम एशिया की दिशाएं बनाएं तो एशिया की दिशाएं हम देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो भारत की स्थिति किस प्रकार दिखाई दे रही है हमें एशिया में? साउथ में। यानी तो अगर देखा जाए तो भारत की एशिया में क्या स्थिति है? भारत की एशिया में स्थिति है दक्षिण। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भारत जो है वो दक्षिण में स्थित है, भारत दक्षिण में स्थित है। यहाँ से हमें ये देखने को पता चल गया। अब उसी के बाद अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत की विश्व के स्तर पर क्या स्थिति है। अगर देखा जाए कि भारत की विश्व के स्तर पर क्या स्थिति है तो आप लोगों को पहले अक्षांश और देशांतर समझने जरूरी होंगे। अगर हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, पहले देखेंगे हम अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा अक्षांशीय रेखाएं। हालांकि ये जो टॉपिक बिल्कुल डीप में आप लोगों के वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांशीय रेखाओं की अगर मैं परिभाषा लिखूँ तो परिभाषा ये हो जाएगी, अक्षांशीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इसका मतलब क्या है अक्षांश? हालांकि आप लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जब आप अपनी स्कूलिंग लेवल पर रहे होंगे, बट अब समय के साथ साथ हर कोई भूल जाता है। तो अक्षांशीय रेखाएं मतलब क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। अब मतलब क्या होता है इसका मैं समझाती हूँ आप लोगों को। तो अगर देखा जाए तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को जो दो भागों में बांटती है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री, 0 डिग्री या इक्वेटर, इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसका अन्य नाम क्या है, एक विषुवत रेखा। तो इन सभी नामों से हम ये 0 डिग्री लाइन को देखते हैं। अब ये 0 डिग्री लाइन का मतलब क्या है? तो ये 0 डिग्री लाइन जो है, ये 0 डिग्री लाइन भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी भारत नहीं, ये जो रेखा है 0 डिग्री रेखा जो है वो पृथ्वी को, गलती से भारत बोल दिया था, 0 डिग्री रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है पृथ्वी के, इसीलिए ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये हमने देख ली अक्षांशीय रेखा। अब इन अक्षांशीय रेखाओं का जो निर्माण है वो किया क्यों? आखिर ये है तो काल्पनिक रेखा, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई हमें कि काल्पनिक रेखा को हमें बनाना पड़ रहा है। तो इसका निर्माण इसीलिए किया गया ताकि हम किसी भी देश की स्थिति को जान सके। किसी भी देश की स्थिति को जान सके का मतलब ये है कि जब हम भारत की विस्तार पढ़ेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम किस प्रकार की स्थिति की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करी जाए कि 0 डिग्री अक्षांश की बात करी जाए तो 0 डिग्री अक्षांश में हमारे कोलंबिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया जैसे देश हमारे 0 अक्षांश पर आते हैं। यानी अगर हम बात करी जाए कि इन देशों की
जो विस्तार की बात करी जाए तो इन देशों का विस्तार कैसा होगा, 0 डिग्री अक्षांश पर। यानी ये जो देश है कोलंबिया, इंडोनेशिया, मालदीव, जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये जो देश है ये आप लोगों के 0 डिग्री पर पड़ते। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे हम, तो वहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये फिलहाल अक्षांश क्लियर हो गया। अब देखो ये अक्षांश आप लोगों को क्लियर हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखा की, अक्षांश तो हमें समझ में आ गया कि वो अक्षांशीय रेखा मतलब पश्चिम से पूर्व, इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाने वाली लाइन। यानी ये बहुत सारी कैसी, ये 0 से कहाँ तक जाती है, 90 तक जाती है ये। तो ये काल्पनिक रेखा हो गई जो अक्षांशीय रेखा है, जो कि किसके समानांतर चलती है, 0 डिग्री लाइन के। इनकी स्थिति, इनका जो निर्माण है वो किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए किया गया है। दूसरा देखेंगे हम देशांतर विस्तार। लिखेंगे इसमें उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं का मतलब ये रहा। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, इस प्रकार से हमारी काल्पनिक रेखाएं चलती हैं। ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा है। और ये जो बीच की, जिस प्रकार हमने अक्षांशीय रेखाओं पे देखा था कि जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री, भूमध्य, विषुवत रेखा, ये सारे नामों से हमने जाना। वही अगर हम बात करें कि जो बिल्कुल मिडिल वाली रेखा है, बिल्कुल मिडिल में जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और वो कैसे विभाजित करती है, वो विभाजित करती है हमें किस प्रकार, वो विभाजित करती है हमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और यही अगर हम बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर होती है, इसको बोलते हैं हम GMT, बोले तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन। अब इसका निर्माण भी किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इससे पहले इसका निर्माण जो है वो किया जाता है मानक समय रेखा के लिए। मानक समय रेखा का मतलब ये है कि अगर ग्रीनविच, जो यूरोप का एक जगह है, ग्रीनविच में जो समय हो रहा होगा वही पूरी पृथ्वी पर, पूरे देशों में वही मानक समय जाना जाएगा, वही मानक समय माना जाएगा। तो इसका निर्माण क्या है, किसके लिए किया गया है, स्थिति को ही दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन इसको GMT कहते हैं, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन। तो यहाँ से आप लोगों को अक्षांश और देशांतर समझ में आ चुका होगा कि अक्षांश मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा है, और देशांतर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा है। इन दोनों रेखाओं का काम क्या होता है, पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटना, पूर्व से पश्चिम 2 बराबर भागों में बांटना। इस प्रकार हम देखेंगे अब कि हमारी भारत की क्या स्थिति है। हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है विश्व के स्तर पर। तो विश्व के स्तर पर भारत की स्थिति को देखो। भारत की स्थिति को जानने के लिए हम देखेंगे कि ये हमारा 0 डिग्री देशांतर, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, पूरा इसके ऊपर वाला
पोर्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया। यानी अक्षांश कैसे डिवाइड करती है? उत्तर दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। वही अगर हम बात करें देशांतर की, जो GMT लाइन है वो कैसे डिवाइड करती है पृथ्वी को? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ईस्टर्न गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ से हमने देख लिया कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं किस प्रकार भारत की स्थिति को विश्व में दर्शाती है। तो हमारी भारत की स्थिति विश्व में क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ गया। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पॉइंट वाइज पीडीएफ में ही मिल जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को आज शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखो मैंने सामान्य भौगोलिक परिचय में क्या लिखा हुआ है? भारत विश्व में एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि दक्षिण एशिया के दक्षिण भाग में है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है क्योंकि स्वयं ही महाद्वीप के जैसा दिखता है। देखो महाद्वीप जो होता है, महाद्वीप जो है वो समझ लो ये महाद्वीप है। तो महाद्वीप जो है चारों तरफ से जल से घिरा होता है। महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। और यही अगर बात करें तो भारत देखो, ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरे हुए। ये देखो ये उपमहाद्वीप है क्योंकि ये सिर्फ तीन जगहों से ही पानी से घिरा हुआ है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि ये स्वयं महाद्वीप की तरह दिखता है, क्योंकि ये जो है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्षेत्रफल के आधार पर देखो भारत की विश्व में स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने समझा दिया अक्षांश और देशांतर के हिसाब से कि किस प्रकार भारत की विश्व में स्थिति है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर बात करी जाए भारत, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें स्थान पर है। भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। ये हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत अगर 7वें नंबर पे है तो उससे पहले 6 कौन कौन से हैं? तो 6 हो जाएगा, पहला USSR, फिर कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7वें नंबर पे हमारा इंडिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां। तो ये देखने को मिल गई हमें कि भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, जिस पर सबसे बड़ा USSR यानी रसिया है, कनाडा है, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये आप लोगों को क्रम बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका भारत का नामांकन यानी नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। भारत का नामांकन, आप लोगों ने भारत का नाम भारत भी सुना है, इंडिया भी सुना है, हिंदुस्तान सुना है। तो ये जो नाम है, जम्बूद्वीप भी सुना होगा, आर्यवर्त भी सुना होगा। तो ये जितने भी नेम्स है कभी सोचा है कि कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों इंडिया का एक नाम नहीं है, क्यों इंडिया को भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी बोला जाता है, हिंदुस्तान भी बोला जाता है। तो कभी सोचा कि इतने सारे नेम्स क्यों दिए जाते हैं? तो चलो देखते हैं कि भारत तो पहला संवैधानिक नाम है। भारत एक तो संवैधानिक नाम है। देखो अगर हम भारत के नाम, अगर हम भारत की बात करी जाए तो भारत में सबसे पहला देखो कि कैसे आया भारत का नाम। तो भारत जो है वो कैसे आया? एक तो भारत संवैधानिक नाम है। भारत का संवैधानिक नाम मतलब कि यहाँ ये जो है वो हमारी जो संविधान है, संविधान में भी इंडिया को भारत कहा गया है। यानी अगर आर्टिकल 1 देखोगे आप पॉलिटी में तो इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत से हमारा जो पॉलिटी में फर्स्ट आर्टिकल है वो ऐसे शुरू होता है। तो यानी भारत और इंडिया दोनों संवैधानिक नाम हो गए किसके? इंडिया के। तो भारत तो एक संवैधानिक नाम है। भारत नाम भरत वंश के राजा भरत से लिया गया है।
यानी कहा जाता है कि भारत में एक बहुत बड़ा ट्राइब हुआ करता था जिसका जो राजा हुआ करता था भरत, उसके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, उस राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो यहाँ पर से आप लोगों को समझ में आ गया कि भारत जो है वो कैसा नाम है, एक तो संवैधानिक नाम है, दूसरा भरत के नाम पर भी पड़ा हुआ है। यदि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि हम पर भारत पर यूनानियों का भी आक्रमण हुआ, ईरानियों का भी आक्रमण हुआ, तो इन्होंने जो है अपने अलग अलग नाम दिए। अब देखो इंडिया नाम कैसे पड़ा, यूनानियों ने भारत को इंडिका कहा, इंडिया। देखो सिंधु नदी जो है हमारी, अगर मैं बताऊं तो मैं बताऊं यहाँ पे मैप, तो सिंधु नदी हमारी कुछ इस प्रकार से बहती है, क्लियर नहीं है ना, सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। अब यूनानी, तो ये हमारी सिंधु नदी है, और उन्होंने देखो सिंधु का जो है दूसरा नाम इंडस भी है, तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा, और इंडस के जो इधर वाला रीजन है उस पूरे रीजन को क्या कहा, इंडिया। तो यहीं से हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया कैसे पड़ा, यूनानियों के द्वारा जो है सिंधु नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, सिंधु नदी का पूर्वी क्षेत्र जो है इसको इंडिया कहा गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दूसरा नाम पड़ा इंडिया। भारत तो हमने देख लिया संवैधानिक नाम है, इंडिया कैसे पड़ा, यूनानियों ने भारत को इंडिका कहा, इंडिया नाम इंडस नदी यानी सिंधु से आया है। सिंधु अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस प्रकार से बोला गया। दूसरा देखेंगे आप हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान कैसे कहा गया, हिंदुस्तान कहने का पीछे क्या तात्पर्य है, हिंदुस्तान कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान जो है ईरानियों के द्वारा, पारसियों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा, हिंदुस्तान शब्द पारसियों के द्वारा दिया गया है। हिंदुस्तान शब्द पारसियों के द्वारा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम पर जो मेन जो रिवर हुआ करती थी वो सिंधु रिवर हुआ करती थी। अब जो ये फारसी लोग हैं वो सिंधु को सा नहीं हा पढ़ते हैं, सिंधु को सा नहीं हा पढ़ते, यानी ये सिंधु नहीं ये हिंदू बोलते हैं। इसीलिए सिंधु का जो पूर्वी क्षेत्र है इसको इन्होंने हिंदुस्तान कहा, जस्ट बिकॉज द ट्रांसलेशन ईशू की वजह से इन्होंने सा को हा कहा, इस वजह से फारसियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया। तो यहाँ पर देखो सिंधु नदी को हिंद कहा और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे है और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। अब बात करते हैं दो पौराणिक नामों की, जो कि है हमारे जम्बूद्वीप और आर्यव्रत। देखते हैं हम कि कैसे इसका नाम आर्यव्रत और जम्बूद्वीप पड़ा। देखो अगर बात करी जाए आर्यव्रत, तो आर्यव्रत जो है वो हमारा सबसे प्राचीन नाम है। मतलब बोल सकते हैं कि भारत के लिए, जो आज का भारत है उसके लिए सबसे पहले जो नाम प्रोनाउंस किया गया था या नाम दिया गया था उसे दिया गया था आर्यव्रत का। आर्यव्रत यानी आर्यों का निवास स्थान। यहाँ पे हमें मालूम है कि जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल आता है, वैदिक काल आता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे ग्रंथों की रचना हुई। अब देखो जम्बूद्वीप कैसे, पुराणों में उल्लेख है। पुराणों में देखो, पुराण हमारे पास कितने होते हैं, 18 पुराण, और 18 में से सबसे बड़ा पुराण कौन सा हमारा, स्कंद पुराण है। और पुराणों में भारत को, आज का भारत जो है उसको क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, यानी पुराणों में उल्लेख है, और भारत को, आज का जो भारत है उसको जम्बूद्वीप कहा गया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारत का कैसे नामकरण हुआ है, इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से इनका नामांकन हुआ है, किसने किस प्रकार से कहा गया, और आखिर इन नामों के पीछे क्या लॉजिक था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमारे जो इंडिया का नाम है वो किस प्रकार से
इतने सारे नाम दिए गए और क्यों दिए गए, ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो अक्षांशीय रेखा मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है कि जो देखो अक्षांशीय रेखा, यहाँ पे आप लोग समझ में ज़्यादा समझेंगे क्या लिखा अक्षांशीय रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है जो किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को संदर्भित करता है। कोणीय दूरी को मतलब कि दो बराबर डिस्टेंस को, दो लैटिट्यूड्स यानी दो अक्षांशों के बीच में बराबर डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब देखो ये मैंने आप लोगों को डायग्राम दोबारा से बना के समझा दिया है, उस टाइम पे मैंने समझा दिया था। देखो आई होप कि ये क्लियर विजिबल होगा आप लोगों को, इसकी जो लाइनें हैं। हाँ ठीक है, तो ये देखो ये अभी मैंने बताया था कि ये बिल्कुल भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये हमारी 23.5 डिग्री 30, 60, तो इस तरीके से जो है हमारी अक्षांशीय रेखा बहुत सारी ऐसे लगभग 90 डिग्री तक, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ तक खींची जाती है। और अगर ये बात करी जाए तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इस पीडीएफ में नहीं है, जो मैं आप लोगों को अभी वीडियो के माध्यम से करवाऊंगी। सो थोड़ा एक्टिव रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए क्लास में, जहाँ पर आप लोगों को जो पॉइंट्स पीडीएफ में नहीं मिलेंगे वो पॉइंट मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो लिखो फटाफट से कि अक्षांशीय रेखाओं के लिखेंगे अक्षांशीय रेखाओं की जो डेफिनेशन है वो तो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी, और जो अक्षांशीय रेखाओं के जो नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, ये ठीक है, ये सब भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बात करी जाए टोटल अक्षांश, तो टोटल जो हमारे अक्षांशों की वैल्यू होती है वो टोटल कितने होते हैं, टोटल अक्षांश कितने हैं, यानी कुल अक्षांश कितने हैं हमारे, कुल अक्षांश है हमारे 181। 181 कहने का मतलब ये है कि 181, देखो ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से ये टोटल कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री साउथ तक। उसी प्रकार अगर हम इस तरीके से 1, 2, 3 खींचेंगे तो ये हमारे नॉर्थ में कहाँ तक जाएंगे, 90 तक, और यहाँ 0 से लेके 90 तक ये हो जाएगी 90, और यही 0 से लेके नीचे साउथ तक अगेन 90 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 90। और हम ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम कैलकुलेट करना नहीं भूल सकते, तो ये हमारी हो जाएगी +1। तो इस प्रकार हमारी टोटल कितनी हो रही है, ये 181 बोले तो भूमध्य रेखा से 90 रेखाएं नीचे दक्षिण में, भूमध्य रेखा से 90 रेखाएं ऊपर नॉर्थ में। तो इस प्रकार ये टोटल हमारी 181 अक्षांश रेखाएं हो गए। तो ये आप लोगों के लिए नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 181। अब बात करी जाए कि इन अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो इन अक्षांशीय रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है, मध्य जो दूरी होती है, यानी ये हमारा 1 डिग्री वाली अक्षांश है और ये हमारी 2 डिग्री की अक्षांश है। तो इन दोनों अक्षांशों के बीच, या फिर ये हमारी 3 डिग्री अक्षांश है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर हमारी इन अक्षांशों के मध्य दूरी होगी, 1 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को पॉइंट लिख रहे हैं, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पीडीएफ में नहीं दिए क्योंकि सारे पॉइंट पीडीएफ में नहीं होंगे, कुछ पॉइंट आप लोगों को एक्टिवनेस शो करने के लिए यहाँ क्लास में भी लिखने पड़ेंगे। तो ये देख लिए हमने, इसी पर हम आगे देखेंगे 23rd साउथ, 23rd नॉर्थ, ये हमारा बाद का टॉपिक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा होमवर्क लिखो, एक मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ। होमवर्क लिखिए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर
होमवर्क लिख के अगर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा तो आप लोग कमेंट में आंसर लिख देना, अदरवाइज तो कल की क्लास में आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछने ही वाली हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो लिखिएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा, या फिर ऐसे लिखिए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों की तीनों गुजरती है। यानी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर है, वो तीनों की तीनों कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर हमारा अक्षांशीय वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे कि भारत का अक्षांश किस प्रकार से है, भारत का अक्षांशीय कैसा है, भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है, जिस पर हम देखेंगे। भारत हमारा ये रहा, ये हमारा भारत है। अगर बात करी जाए भारत का अक्षांश, तो भारत का अक्षांश कुछ इस प्रकार से होगा, भारत का अक्षांश इस प्रकार से ही जाएगा, कुछ इस प्रकार से ही जाएगा। तो देखो भारत का जो अक्षांश है वो आता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। नॉर्थ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि विश्व में, पूरे विश्व में भारत की स्थिति कैसी है, नॉर्थ ईस्ट, तो इसीलिए सारे के सारे अक्षांश जो है भारत में वो कैसे होंगे, नॉर्थ होंगे। तो भारत की स्थिति कैसी है हमारी, भारत की स्थिति ये हो जाएगी हमारी 6 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाएगी। एक मिनट, सॉरी यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हमारी जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होगा भारत का अक्षांश, और ये चलेगा आप लोगों के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आप लोगों का अक्षांश चलेगा। और वो कहाँ चलेगा, ये चलेगा आप लोगों के, ये शुरू हो जाएगा नीचे तमिलनाडु के केप कैमूरिन से, तमिलनाडु के ये अक्षांश शुरू हो जाएगा आपके तमिलनाडु के केप कैमूरिन से शुरू हो जाएगा, कैप कैमूरिन से शुरू हो जाएगा आप लोगों का अक्षांश। और कहाँ तक चलेगा, इंदिरा, ये चलेगा आप लोगों के लद्दाख तक, लद्दाख के ये चलता है आप लोगों के लद्दाख के कहाँ तक, ये चलेगा आप लोगों के लद्दाख के इंदिरा, लद्दाख पे इंदिरा कोल या फिर पॉइंट, आंसर कीजिए। लद्दाख में इंदिरा कोल या फिर पॉइंट, सबसे उत्तरी जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा इंदिरा कोल, जो कि हमारे लद्दाख में है। ठीक है, तो इंदिरा कोल हमारे लद्दाख में है। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो। यहीं पर हमारा एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट आता है हमारा ये तो हमने देख लिया कि ये है 8 डिग्री जो 4 मिनट है, ये हमारा मुख्य भूमि से। वही अगर हम बात करी जाए कि अंडमान निकोबार भी तो हमारा है, तो अंडमान निकोबार हमारा शुरू होता है 6 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ से, और इसका अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर से आप लोगों के 2 पॉइंट बनते हैं। 2 पॉइंट वो होते हैं कि भारत का मुख्य भूमि से अक्षांश कौन सा है, तो भारत का मुख्य भूमि यानी तमिलनाडु से शुरू हो जाएगा कैप कैमूरिन से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो कि लद्दाख के इंदिरा कोल तक चलता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो भारत का जो अक्षांश है वो हमारा शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से, जो कि अंडमान निकोबार के इंदिरा
पॉइंट से यानी पिग्मेलियन पॉइंट से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये सारे पॉइंट हमने देख लिए। हमने देख लिया कि सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी जो बिंदु है हमारा वो कौन सा है, वो है हमारा इंदिरा कोल। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब बात करते हैं कि ये अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया। तो ये अक्षांशीय विस्तार भारत का 6 डिग्री 45, भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी 37 डिग्री 6 मिनट तक चलता है। और भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी मैथ में समझाया है वो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर भी दिख जाएंगे। वही अगर हम बात करें तो अब हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, कौन कौन सी हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो सबसे पहले अक्षांश हो जाएगी हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा वही मैंने आप लोगों को बताया था 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आप लोगों को भारत के अगर बात करी जाए कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य है उसको याद करने का ट्रिक भी बहुत ईजी है। अगर याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो कोई बात नहीं, बार बार रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। थोड़ा डायग्राम गलत बन रहा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। देखो कौन कौन से राज्य हैं वो, और वो राज्य हमारा पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, पांचवा वेस्ट बंगाल, छठा, एक मिनट कुछ तो मिसिंग हुआ, अच्छा राजस्थान भूल गए हम। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां हमारा हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहाँ से भारत पर कर्क रेखा गुजरती है। जब हम आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन टॉपिक्स को ज़्यादा क्लियरली कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा क्लियरली देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इतना देखो कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री की होती है, 23.5 डिग्री की होती है, जो कि भारत के 8 राज्य से होते हुए गुजरती है। तो ये जो पॉइंट है ना अक्षांश से रिलेटेड, वो सारे आप लोगों को मैपिंग के थ्रू याद करने, जिस प्रकार आप लोगों को ये मैप में आपको इस PDF के थ्रू दिखाए जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि कर्क रेखा में पृथ्वी की एक काल्पनिक अक्षांश है जो भूमध्य रेखा के उत्तर पे, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर स्थित है, 23.5 डिग्री ऊपर स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत को 2 भागों में बांटती है। जिस प्रकार पृथ्वी को 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा विभाजित करती है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मैं आप लोगों को समझा चुकी कि कौन कौन से 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार आप लोगों को भी याद करने, और ये याद तभी होंगे जब आप लोगों को मैप अच्छे से याद होगा। अगर मैप अच्छे से याद है तो आप ज्योग्राफी को याद करने में बिल्कुल सामर्थ्य रखते हैं। तो ये आप लोगों के अक्षांश कर्क रेखा। अब देखो ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट डिग्री चैनल, कोको डिग्री चैनल, पाक डिग्री चैनल, ये आखिर है क्या? ये हम देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। मालदीव हमें मालूम है कि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है जो कि लक्षद्वीप के साथ सीमा साझा करता है। ये देखो मालदीव कहीं इधर ही कहीं है, मालदीव इधर कहीं है और ये लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल अभी बताया, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को इस प्रकार से विभाजित करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। वहीं अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो हमारे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, हमारा मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा मिनिकॉय है, और ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। यानी 9 डिग्री चैनल जो है हमारे लक्षद्वीप और
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। तो ये याद रखना है कि मालदीव और मिनिकॉय क्या है, मालदीव और लक्षद्वीप क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है। वही अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल जो है हमें हमारे अंडमान और निकोबार को ऐसे विभाजित करता है। अंडमान और निकोबार के मध्य जो रेखा है, उस जो अक्षांश है, उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसी प्रकार हम देखा जाए तो ग्रेट डिग्री चैनल हमारे भारत और इंडोनेशिया के मध्य, यानी अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य है। अंडमान निकोबार इंडोनेशिया के मध्य। कोको चैनल भारत म्यांमार, कोको चैनल अंडमान निकोबार और वेट अ मिनट है, ये बंद हो गया अचानक से। कोई बात नहीं, हम दोबारा से हमारा पॉइंट को रिवाइज करते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे भारत के महत्वपूर्ण अक्षांशों में, और भारत का महत्वपूर्ण अक्षांश में हमने देख लिए, एक तो कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। दूसरा हमने देखना है कि अब जो हम बाकी के अन्य जो महत्वपूर्ण अक्षांश देख रहे हैं, उसमें हमारा 8 डिग्री चैनल जो है वो हमारे लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करता है, यानी इनके मध्य से होकर गुजरता है। वही अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल, तो वो हमारे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, हमारा कौन सा, मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप के दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय और लक्षद्वीप के दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 10 डिग्री चैनल हमने देखा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारा कहाँ पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान निकोबार और 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। वही हम देख रहे थे ग्रेट डिग्री चैनल, तो ग्रेट डिग्री चैनल जो है वो हमारे इंडोनेशिया और भारत यानी अंडमान निकोबार के मध्य है। कोको चैनल देखा जाए तो कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच है, अंडमान निकोबार और म्यांमार के मध्य है। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में है कोको चैनल। और यही अगर बात करी जाए पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, तो पाक जो जल संधि है या फिर पाक जो चैनल है, पाक डिग्री चैनल जो है, वो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत के मध्य होगा, लेकिन ये पाकिस्तान और भारत के मध्य नहीं, ये पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य है। पाकिस्तान और श्रीलंका, सॉरी, भारत और श्रीलंका के मध्य है हमारी पाक डिग्री चैनल। पाक डिग्री चैनल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो यहाँ पर हमने आज अक्षांशीय विस्तार देखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा। भारत का हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है एशिया में, भारत की विश्व में क्या स्थिति है, और महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं देखी हमने कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट डिग्री चैनल, कोको चैनल, पाक कर्क रेखा, ये सारी क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अक्षांशीय रेखाएं पढ़ ली। कल के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। और आज इसी वक्त मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस PDF से पढ़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पर आप लोगों को ये जो PDF है आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहीं पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।